हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट का। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग कर लिया था, इसके करेक्टरिस्टिक्स किए थे, प्रोमिसरी नोट किया था और इसके करेक्टरिस्टिक्स किए थे, और इन दोनों का क्या किया था, डिफरेंस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग थ्योरी का पार्ट रह गया वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दूंगा सारे के सारे इसके। अगर वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक लेक्चर में ना हुए तो एक या दो में कंप्लीट होंगे। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके काफ़ी हैं। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक हमने यहाँ पर नहीं करना, किसी और बुक से आपको करवाऊंगा। चलो, सबसे पहले हमारा आ गया टर्म ऑफ ए बिल। किसी भी बिल की टर्म को कैसे पता चलता है? द टर्म ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ऑफ एनी ड्यूरेशन। किसी भी टाइम पीरियड का हो सकता है। यूजली द टर्म डज नॉट एक्सीड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल। जिस दिन हमने बिल ड्रॉ किया उस दिन से 90 डे पुराना नहीं होना चाहिए, 90 डे एक्सीड नहीं करना चाहिए नॉर्मली। आगे, बिल आफ्टर साइट और बिल आफ्टर डेट। व्हाट इज बिल आफ्टर साइट और व्हाट इज बिल आफ्टर डेट? अब इनमें क्या फर्क है? व्हेन ए बिल इज ड्रॉ आफ्टर साइट, द टर्म ऑफ द बिल बिगेन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ द साइटनिंग। व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, बिल आफ्टर साइट मतलब जब ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, मान लो ये किया 1/1/24 को। अब बी ने फ्रेंड्स ये जाके एक्सेप्ट किया 10 जनवरी 24 को। ये आफ्टर साइड क्या कह रहा है? जब बिल पे बी की एक्सेप्टेंस हो जाएगी, अब सपोज कर लो ये 3 महीने का था, यहां से 90 डेज लगा लो, 10 तारीख से 90 डेज कर लो जब बी ने एक्सेप्ट किया। ये हमारा क्या होगा? बिल आफ्टर साइट। और बिल आफ्टर डेट क्या हुआ? जब ए ने ड्रॉ किया तभी से आपका टाइम पीरियड शुरू है। ये लो, ए ने ड्रॉ किया, यहां से 90 दिन लगा दो, इसके 90 दिन बाद इसकी मेच्योरिटी हो जाएगी। जबकि इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में जब बी ने एक्सेप्ट किया, बी ने एक्सेप्ट कब किया? 10 जनवरी को। उसके बाद के 90 दिन आप लोगों ने गिनने। चलो नेक्स्ट, ये पढ़ भी लेते हैं। द टर्म ऑफ द बिल बिगन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ द ड्रॉइंग द बिल। जब हम बिल को ड्रॉ कर रहे हैं तो आगे क्या है? द डेट ऑन विच द टर्म्स ऑफ द बिल टर्मिनेट इज कॉल्ड एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ द बिल। जब भी हमारा बिल की क्या होती है, जो एक ड्यू डेट आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपायरी डेट ऑफ द बिल या फिर ड्यू डेट ऑफ द बिल। जब ये बिल हमारा एक्सपायरी हो जाएगा, इस बिल की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, अब हमारे बायर्स को, जो हमारा एक्सेप्टर है, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर उसकी ड्यू डेट ऑफ द बिल। अब उसकी ड्यू डेट आ गई। नेक्स्ट आ गया डे ऑफ ग्रेस। अब 90 डेज के बाद इसकी मेच्योरिटी होगी, बिल एक्सपायर हो गया, इसकी ड्यू डेट आ गई, पर एक्सेप्टर ने अभी तक पेमेंट नहीं की। 90 डे आपके कंप्लीट हो गए। सपोज कर लो ये 90 डेज आपके कंप्लीट होने थे 31/3/24 को, वो हो गए। उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे? 3 दिन ग्रेस के देंगे कि भाई 3 दिन तेरे को और दिए, तू पेमेंट कर दे 3 दिनों में। यानी कि 3 दिन के बाद ये कब हुई ड्यू? फिर 4/4 को, 4 अप्रैल 24 को फिर से ड्यू होगी।
कि 3 दिन तेरे को और दे दिए मैंने, 90 दिन तो थे ही थे तेरे पास, पर चल तुम उन 90 दिनों में की तो 3 दिन और ले ले तू मेरे से। ये क्या होता है? डे ऑफ ग्रेस। आगे, डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बिल, द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days of grace of the expiry oblique due date of a bill is called the date of maturity। अब जब हम एक्सपायरी में या फिर ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस के ऐड कर देते हैं, एक्सपायरी प्लस डे ऑफ ग्रेस इज इक्वल टू डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बिल, तो वो हमारा क्या बन जाता है? बिल की मेच्योरिटी की डेट बन जाती है। The maturity of a promissory note or a bill of exchange is the date at which it fall due. Every promissory note or bill of exchange get matured on the third day after the date on which it is expressed to be payable, except when it is expressed to be payable। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है 3 तरह के, ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट। तो ये हम आगे पढ़ते हैं कि बिल एट साइट क्या होता है। बिल एट साइट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। इसमें आपका टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। ए चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। चेक हमारा क्या होता है? हमारा ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड होता है कि जब भी हमने लगा दिया जब चेक की पेमेंट हो जाएगी। ए प्रोमिसरी और नोट और ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल ऑन डिमांड। ए कब होगा ऑन डिमांड? व्हेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड। जब कोई भी टाइम आपका स्पेसिफाई नहीं, जब आपने डिमांड की तब आपको पेमेंट होगी। व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल ऑन डिमांड। जब ये होगा कि कब होगा? जब आप लोगों ने एक एक्सप्रेस किया है कि जब भी हम डिमांड करेंगे इसको पेएबल कर देना। और एट ए साइट, या फिर जब हम इसको एट साइट मीन्स जब हम ऊपर करके आए हैं। जैसे फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स ये बिल एट साइट होते हैं, इसमें कोई टाइम पीरियड तो मेंशन होता ही नहीं आपका, नो टाइम पीरियड। तो फिर ये फिर ड्यू कब होते हैं? या फिर जब हम इसको डिमांड करते हैं, या फिर जब ये हमारे लिए हमें प्रेजेंटेड करते हैं पेमेंट के लिए, या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट जब भी इन्होंने प्रेजेंट कर दिया। इन 3 चीज़ों में यही चीज़ इसने यही बोली है, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता। जब इसकी डिमांड करेगा इसका ड्रोवर, या बिल को प्रेजेंट करेगा, या फिर बिल इमीडिएट हो जाएगी। नेक्स्ट, एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट मीन्स ऑन डिमांड। दोनों चीज़ें सेम है। जब भी इसकी डिमांड होगी, हालांकि उसने 3 टर्म अलग अलग यूज कर दी, पर है तीनों सेम ही। एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड मे बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट एनी टाइम। डे ऑफ ग्रेस इज नॉट एडिड टू कैलकुलेट मेच्योरिटी फॉर सच टाइप ऑफ बिल। जब भी बिल एट साइट होगा उसमें हम ग्रेस के पीरियड नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, जिसमें आपकी टाइम पीरियड मेंशन है। ए प्रोमिसरी नोट और ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल। कब कब पे होगा? आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, ऑन ए स्पेसिफिक डे, आफ्टर साइट। साइट मीन्स जब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टन टू हैपन। नेक्स्ट, the expression after sight means a promissory note after presentment for sight, in a bill of exchange after acceptance or noting for non acceptance or protest for non acceptance। Next, a check cannot be time instrument because the check is always payable on demand। चेक हमारा टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जब भी हम डिमांड करते हैं तब वो पेएबल हो जाता है। दो अ चेक कैन बी पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड भी हो सकता है, एंड विच कैन बी प्रेजेंटेड ऑन और आफ्टर सच डेट। जैसे मान लो आज ये चल रहा है मंथ अक्टूबर का, अक्टूबर का चल रहा है, उसमें मैंने डाल दी नवंबर की चेक में। अब ये चेक कब प्रेजेंट होगा? ये चेक हमारा जो
प्रेजेंट होगा नवंबर में होगा, ना कि अक्टूबर में। हमारा क्या है, पोस्ट डेटेड चेक के। Check has a validity of 90 days from its date after it become void. Normally terms as state check, stale check as bank will not honor such check. तो 90 दिनों के बाद बैंक भी नहीं एक्सेप्ट करता। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ ए बिल। कैसे हम किसी बिल की ड्यू डेट को कैलकुलेट करते हैं। आगे आपको नोटिंग चार्जेस बताए हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल, रिटायरमेंट बिल। चलो, मेरे को लगता है यहाँ पर टॉपिक खत्म है आपका। तो केस वन, व्हेन अ बिल इज मेड पेएबल ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। तो यहाँ से डेट गिन, दिन जो आपने दिन गिन लो, दैट स्पेसिफिक डेट विल बी द ड्यू डेट। व्हेन अ बिल इज पेएबल मेड एट ए स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ आफ्टर डेट। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मंथ काउंट कर लेंगे, उसके बाद 3 दिन ग्रेस के डाल देंगे। व्हेन द बिल इज मेड पेएबल एट ए स्टेटेड नंबर ऑफ डेज आफ्टर डेट, the day which comes after adding stated number of days to that bill shall be due date। जितने भी दिन हम और ऐड करेंगे, the date of the bill is excluded। जिस दिन को ये बिल ड्यू होना था वो दिन हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, जितने हम आगे नंबर ऑफ डेज डालने वाले हैं। when the due date is a public holiday, जब छुट्टी वाला दिन होगा, the preceding business day will be the due date, एक दिन पहले का। when the due date is an emergency unforeseen holiday, जब अचानक से आपका छुट्टी आ जाएगी, the next following day will be the date। तो जो हमारा नेक्स्ट डे होगा वो हमारा ड्यू डेट होगा। the term of a bill after sight commence from the acceptance of the bill, whereas bill after date commence from the date of drawing the bill। ये मैंने आपको ऊपर करवा दिया। नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस। अब नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। It is necessary that the fact of the dishonor and the cause of dishonor should be established। ये पता होने चाहिए। If the acceptor can prove that bill was not properly presented to him for payment, he may escape liability। Therefore, if there is a dishonor or fear of dishonor, the bill will be given to a public official known as notary public। These officials present the bill for payment, and if the money is received, they will hand over the money to the original party। But if the bill is dishonor, they will note the fact of the dishonor with the reason and give the bill back to the client। For this service, they charge a small fees। This is known as noting charges। अब हमने हमने बिल ड्रॉ कर दिया। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा एक्सेप्टर होता है वो कहता है कि आप लोगों ने बिल को सही से प्रेजेंट ही नहीं किया, बैंक में आप लोगों ने प्रेजेंट ही नहीं किया होगा, जिसकी वजह से ये बिल लगा ही नहीं। इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। तो इस चीज से बचने के लिए फिर क्या करता है, जो ड्रोअर होता है वो एक नोटरी पब्लिक, एक पब्लिक ऑफिशियल को डाल लेता है बीच में। वो क्या करता है, वो इसको बिल दे देता है। अब ये क्या करेगा, जब इसकी ड्यू डेट आएगी इसको बैंक में लगाएगा। अगर तो ये कैश हो गया ठीक है, और पैसे दे देगा जिसका बिल था। पर अगर ये डिसऑनर हो गया तो ये पूरा उस पर मेंशन करेगा कि ये जो बिल है क्यों डिसऑनर हुआ है, और दे देगा वापस से ड्रोअर को, अपने क्लाइंट को। और इसके एक्सचेंज में फ्रेंड्स अपनी इस सर्विस के लिए वो लेगा नोटिंग चार्जेस। The amount of noting charges is recoverable from the party which is responsible for dishonor। जिस पर्सन की वजह से ये डिसऑनर हुआ है, नोटिंग चार्जेस भी उसकी को पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं करना, आपको अलग से करवाऊंगा। रिन्यूअल ऑफ बिल। अब क्या है, आपकी ड्यू डेट आ गई, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से, हमारे ड्रोअर की भी म्यूचुअल कंसेंट और ड्रोई की भी म्यूचुअल कंसेंट। वो कहते हैं कि 2 महीने मेरे को और दे दो। ड्रो कहता है चल ठीक है, तो 2 महीने और ले ले। तो वो क्या है, रिन्यूअल ऑफ बिल। समटाइम द एक्सेप्टर इज अनेबल टू पे द अमाउंट एंड ही हिमसेल्फ मूव दैट ही शुड बी गिव एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड इन कंसिडरेशन एग्री टू बियर इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। हाँ, हो सकता है कि मान लो मैंने 10,000 लेना था, वो कहता भाई तू 1000 मेरे से और ले लियो, पर लियो 1 मंथ के बाद पेमेंट मैं करूंगा तेरे को। तो ड्रोअर कहता ठीक है, 1 महीने बाद कर दियो फिर मेरे को।
तो इन सच ए केस अ न्यू बिल विल बी ड्रॉन एंड ओल्ड बिल विल बी कैंसल। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे और न्यू बिल ड्रॉ करेंगे। इफ दिस हैपन एंट्री शुड बी पास फॉर कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। सबसे पहले ओल्ड बिल की कैंसिलेशन की एंट्रीज करेंगे। दिस इज डन एग्जैक्टली एज ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो यहाँ पर हमने किया भी नहीं वैसे भी। When the new bill is received, entry for the receipt of the bill will be repeated। वही एंट्रीज होगी सेम ही, जैसे हम फर्स्ट टाइम करते हैं एंट्री, आगे आपको करवाऊंगा। Where the drawer drawee pay nothing, total of the amount of original bill as well as interest for the extended period। जब ड्रोई हमारा कुछ भी नहीं पे करता, उस वाले पीरियड में सेम अमाउंट और इंटरेस्ट लगा के एक्सटेंड कर देंगे। व्हेन ए ड्रोई पे द इंटरेस्ट अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, जब हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रोई कह रहा है 1000 रुपया मेरे से अभी ले लो, मेरे को 10,000 का बिल देना, वो भी केस होगा। मैंने ड्रोई मेक पार्ट पेमेंट, कुछ पेमेंट उसने कर दी और इंटरेस्ट और बोथ, तो वो वाला केस है। उस वाले केस में एंट्रीज अलग अलग होंगी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट। We have seen that renewal of bill of exchange is made when a person does not have sufficient fund to pay for a bill of exchange on the due date and he require a further period of credit। जिस बंदे ने पैसे देने हैं उसकी अभी कैपेसिटी नहीं है, वो अभी इसी कंडीशन में नहीं है कि आपको पेमेंट कर दे। पर कई बार क्या कहता है, उसके पास एक्सेस फंड है, वो क्या कहता है कि 3 महीने का टाइम दिया था, तो आप लोग क्या करो कि मैं आपको 1 मंथ के बाद ही पेमेंट कर दूंगा। तो बताओ कि आप मेरे को, फिर मेरा बेनिफिट क्या होगा। तो फिर जो ड्रोअर होता है, ड्रोअर कहता है चल ठीक है, मैंने तेरे से 10,000 लेने थे ना, तू 1000 मेरे को कम दे के, पर ये 10,000 3 महीने बाद देने थे, अब 1 महीना तो हो गया, तू अगर मेरे को आज पेमेंट करेगा मेरे को 9,000 पेमेंट कर दे। वो उसको सगो रिबेट दे देता है। अगर रिन्यूअल होता है तो इंटरेस्ट चार्ज कर देता है, अगर मान लो रिटायरमेंट पहले दे देता है तो उसको रिबेट मिल जाती है। मैनी ए टाइम इंस्टेंट्स do arise when acceptor has a spare fund much before the maturity date of the bill of exchange accepted by him। In such circumstances, he approached the payee of the bill of exchange and asked him whether the payee is presented to accept cash before maturity date। In such case, the acceptor get a certain rebate or interest or discount for mature payment। The rebate become the income of the acceptor and expense of the payee। जो बंदा रिबेट दे रहा है उसके लिए तो एक्सपेंस है, जिसको मिली उसके लिए इनकम होगी। दिस इज कंसिडरेशन ऑफ प्री मेच्योर पेमेंट। अब डिस्काउंट क्यों दिया प्री मेच्योर पेमेंट का, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आगे फ्रेंड्स हमारी जो थ्योरी होगी वो तो हमारी होगी फिनिश। अब इसके रह गए आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये एंट्रीज जो 4 नंबर छोड़ा था मैंने, ये वाला, ये फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैंने इसलिए नहीं यहां से करवाया क्योंकि मेरे को ये ना सारी की सारी एंट्रीज नहीं लगी यहाँ पे, कुछ को मेरे को लगा यहाँ पर थी नहीं। अगर मैं कुछ को यहाँ से कराता, कुछ को और बुक से करवाता, तो फिर वो थोड़ा सा आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाना था। तो मैंने बेटर यही समझा कि सारा का सारा दूसरी बुक से करवा दूं आपको। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक एक एंट्रीज बताऊंगा, आप लोग राइट डाउन करते रहना, आप लोग उसके नोट्स बना लेना एंट्रीज के, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम जो है अपनी इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल सोल्व कर लेंगे। बस एक बार आपको एंट्री आने की देर है, इसके बाद हम लोग करेंगे। चलो थ्योरी का पोर्शन तो हमने फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।